एक समय की बात है। एक राजा जो कि बहुत ही विद्वान और सूझवान था, उसके 4 छोटे बेटे थे। एक बार राजा बीमार पड़ गया। उसके उपचार के लिए बड़े बड़े हकीम और वैद्य बुलाए गए, परंतु कोई लाभ न हुआ। अब राजा को लगने लगा कि उसका अंतिम समय निकट ही आ गया है। उसने अपने 4 पुत्रों को अपने पास बुलाया और कहा, मौत का कोई इलाज नहीं हुआ करता। ये संसार एक सराय है। अब मेरे बचने का कोई उपाय नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हें जाते जाते ये शिक्षा देना चाहता हूँ कि तुम 3 दिशाओं में शिकार खेलने के लिए जाना, परंतु भूल से भी कभी चौथी दिशा यानी दक्षिण दिशा में कभी मत जाना। ये कहकर राजा ने दम तोड़ दिया। सारे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई और हाहाकार मच गया। समय व्यतीत होने पर राजा के 4 पुत्र बड़े हो गए। सबसे बड़ा पुत्र 20 साल का हो गया था। उसने सिंहासन संभाल लिया। उन 4 भाइयों में आपस में बहुत ही प्यार था और जब भी शिकार खेलने के लिए जाते तो एक साथ जाते, कभी अकेले नहीं जाते थे। एक दिन 4 भाइयों ने शिकार पर जाने का फैसला किया। वे शिकार के लिए गए। वे तीनों दिशाओं में घूमते रहे, परंतु किसी भी दिशा में उन्हें कोई शिकार नहीं मिला। अब खाली हाथ घर वापस जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। इसीलिए अब राजकुमारों ने चौथी दिशा, जो कि शेष रह गई थी, वहां जाने का फैसला किया। बड़े भाई ने अपने पिताजी की अंतिम समय में दी गई शिक्षा को याद किया और चौथी दिशा में जाने से रोका, परंतु जब तीनों भाइयों ने हट किया तो उसे भी मानना पड़ा। अब 4 राजकुमार चौथी दिशा में शिकार खेलने के लिए चल पड़े। वे जंगल में घूम रहे थे, परंतु उन्हें कोई भी शिकार नजर नहीं आ रहा था। तभी जंगल में उन्हें एक महल दिखाई दिया। वे 4 भाई सोचने लगे कि हमें इस महल के बारे में पता करना चाहिए। उन्होंने सबसे छोटे भाई को कहा, हम इस पेड़ के नीचे बैठते हैं, तुम महल का पता करके आओ कि यह किसका है। सबसे छोटा राजकुमार अपने घोड़े पर सवार होकर महल के पास पहुंचा। उसने चारों तरफ से महल का चक्कर लगाया, परंतु उसे महल में कोई दरवाजा दिखाई ना दिया। इतने में वो क्या देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक बुढ़िया बैठी हुई चरखा काट रही थी। उसके पास एक ढोल पड़ा हुआ था। राजकुमार बुढ़िया के पास गया और पूछने लगा, बुढ़िया माई, इस महल का दरवाजा किधर है? माई ने बड़ी ही विनम्रता से उत्तर दिया, बेटा, ये ढोल यहाँ पर रखा है, इस ढोल को बजाओ तो सब पता चल जाएगा। राजकुमार ने अपना घोड़ा वहां पर बांधा और ढोल को पकड़कर बजाने लगा। ढोल बजाते ही महल में एक दरवाजा खुल गया। राजकुमार दरवाजे के भीतर गया तो देखता क्या है कि एक बड़ी ही सुंदर रानी सामने बैठी थी। राजकुमार उसे देखते ही मोहित हो गया। रानी उसको देखकर हंसने लगी। रानी ने राजकुमार का आदर किया और उसे अपने साथ ले गई। रानी को देखकर राजकुमार सब कुछ भूल गया। वह रानी से पूछने लगा, तुम कौन हो? रानी ने बड़ी ही सुंदर और मनमोहक अदा में जवाब दिया, मैं एक राजकुमारी हूँ, मेरा अभी तक विवाह नहीं हुआ है। मैं उस राजकुमार से विवाह करूंगी जो मेरी पहेली का उत्तर देगा। राजकुमार ने कहा, राजकुमारी, मैं एक राजकुमार हूँ, अब तुम मुझे ये बताओ कि तुम्हारी पहेली क्या है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मैं पूरा प्रयत्न करूँगा जिससे कि मैं तुम्हारी पहेली का उत्तर दे सकूं। मेरी एक शर्त है, यदि तुमने मेरी पहेली को हल कर दिया तो तुम मुझसे विवाह कर लेना, परंतु यदि तुमसे मेरी पहेली हल ना हुई तो मैं तलवार से तुम्हारा सिर काट दूंगी। राजकुमार उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो चुका था, इसीलिए उसने रानी की बात बिना किसी प्रकार के सोच विचार किए ही मान ली। रानी ने पहेली कही, गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने बड़ा ही प्रयत्न किया, परंतु इस पहेली का कोई हल ना निकाल सका। रानी की पहेली को ना सुलझा पाने के कारण वह अपनी पराजय को स्वीकार कर लेता है और राजकुमार ने रानी के आगे घुटने टेक दिए। रानी ने अपनी शर्त के अनुसार म्यान से तलवार निकालकर राजकुमार का सिर काट दिया। राजकुमार का सिर कटते ही महल का दरवाजा पहले की तरह से ही बंद हो गया। छोटा राजकुमार
अब मारा जा चुका था। उसके तीनों भाई उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अंत में उसके बड़े भाई ने कहा, मैं पता लगाता हूँ। अतः बड़ा भाई भी उस महल के चारों ओर घूमने लगा, परंतु उसे कोई दरवाजा ना मिला। उसने देखा कि एक तरफ उसके भाई का घोड़ा बंधा हुआ था और निकट ही एक बुढ़िया चरखा काट रही थी। उसने शीघ्रता से पूछा, मेरा राजकुमार भाई अपना घोड़ा बांधकर कहाँ चला गया? बुढ़िया ने उत्तर दिया, ये ढोल पड़ा हुआ है, इसे बजाओ तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जब राजकुमार ने ढोल बजाया तो पहले की तरह से ही दरवाजे अपने आप खुल गए और वह रानी के पास गया। रानी ने फिर से वही पहेली दोहराई। राजकुमार से वह पहेली सुलझ न पाई। इस प्रकार अपनी शर्त के अनुसार रानी ने उसका सिर भी तलवार से काट दिया। जब दूसरा राजकुमार भी न आया तो तीसरा राजकुमार, जो बड़े भाई से छोटा था, अपने भाइयों का पता लगाने के लिए उस महल की तरफ चल पड़ा। उसने भी बुढ़िया के कहने पर ढोल बजाया, रानी के पास गया और रानी ने उससे भी पहेली पूछी। पहेली का हल ना बताने पर रानी ने उसका भी वध कर दिया। जब तीनों राजकुमारों में से कोई भी वापस नहीं आया तो सबसे बड़ा राजकुमार बड़ा ही हैरान हो गया। वह अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चल पड़ा। वहां पर उसने 3 घोड़े बंधे हुए देखे और बुढ़िया को चरखा काटते हुए देखा। उसने जल्दी से माई से पूछा, बुढ़िया माई, इन घोड़ों के सवार मेरे भाई कहाँ पर हैं? जल्दी बताइए। बुढ़िया ने पहले की तरह से ही ढोल बजाने के लिए कहा। राजकुमार ने ढोल नहीं बजाया और मन ही मन सोचने लगा कि जरूर ये कोई धोखा है। उसने बुढ़िया को पकड़ लिया और उसकी चोटी पकड़कर उसे 2-4 थप्पड़ जड़ दिए और गुस्से भरे स्वर में कहा, जल्दी बताओ कि राजकुमार कहाँ पर हैं, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बुढ़िया ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, इस महल में एक रानी रहती है जो कि तंत्र विद्या जानती है। वह आए हुए राजकुमारों से एक पहेली पूछती है। यदि राजकुमार उस पहेली को हल नहीं कर पाता तो वो उसका सिर अपनी तलवार से काट देती है। अब राजकुमार ने समझ लिया कि मेरे भाई मारे गए हैं। उसने बुढ़िया को और भी मारा पीटा और जान से मारने की धमकी देकर पूछा, बुढ़िया, यदि तुझे अपनी जान प्यारी है तो बताओ कि वह पहेली क्या है? अपनी जान तो सभी को प्यारी होती है। रोती हुई बुढ़िया ने कहा, रानी की पहेली ये है कि गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने आंखें निकालकर बुढ़िया से पूछा, इसका हल क्या है? बुढ़िया ने कहा, बेटा, चाहे तुम मुझे मार डालो, चाहे मेरी जान बख्श दो। जितना मुझे पता था उतना मैंने तुम्हें बता दिया है। इसका हल तो मुझे भी नहीं पता। अब राजकुमार ने पूछा, इस पहेली का हल कहाँ से पता चल सकता है? बुढ़िया माई ने कहा, दक्षिण दिशा में 400 कोस दूर गुल नाम का एक राजा राज करता है। इस पहेली का हल उससे ही पता चल सकता है। राजकुमार ने उसकी बात मान ली। उसने अपने भाइयों के घोड़ों को जंगल में चरने के लिए छोड़ दिया और अपने घोड़े पर सवार होकर गुल नाम के उस राजा के शहर में चल पड़ा। गम और उदासी से भरा हुआ राजकुमार अपने भाइयों का विलाप करता हुआ कई रात और दिन लगातार चलता रहा। एक दिन थककर राजकुमार आराम करने के लिए एक वृक्ष के नीचे लेट गया और घोड़ों को चराने के लिए छोड़ दिया। बहुत दिनों से वो सोया नहीं था, इसीलिए लेटते ही उसे नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद ही ची ची की आवाज उसके कानों में आई तो राजकुमार की आंख खुल गई। राजकुमार हड़बड़ाकर उठा तो देखता क्या है कि एक सांप वृक्ष पर चढ़ा है और वृक्ष पर हंस और हंसनी के बच्चों को खाने की कोशिश कर रहा है और वे बच्चे ची ची कर रहे हैं। राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाली और सांप के टुकड़े टुकड़े कर दिए और फिर से वापस सो गया। जब हंस और हंसनी बच्चों के लिए दाना लेकर वापस आए तो बच्चों ने खाना नहीं खाया। हंस और हंसनी ने पूछा कि बच्चों, तुम दाना क्यों नहीं खा रहे? बच्चों ने कहा, पहले तुम वृक्ष के नीचे सो रहे उस अतिथि को खाना खिलाओ जिसने सांप को मारकर हमारी जान बचाई है। उन्होंने मुसाफिर को जगाया और हंस ने कहा, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है, हम तुम्हारे लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। यदि तुम हमारी जान भी मांगोगे तो हाजिर है।
राजकुमार ने कहा, मैं एक दुखी राजकुमार हूँ। मैं गुल नाम के एक राजा के पास पहेली पूछने के लिए जा रहा हूँ। क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो? हंस ने अपने शरीर का एक पंख उखाड़कर राजकुमार को देते हुए कहा, जब तुम किसी मुसीबत में फंस जाओ तो मेरे शरीर के इस पंख में आग लगा देना। इनको आग लगेगी तो मेरा शरीर जलने लगेगा। मैं उसी पल तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। उस समय तुम्हारी सहायता करूंगा, चाहे मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। राजकुमार ने वो पंख संभाल कर रख लिए और घोड़े पर सवार होकर चलते चलते गुल नाम के उस राजा के दरबार में हाजिर हो गया। राजकुमार ने राजा से फरियाद की, महाराज, मैं आपके पास अपना राजपाट घर बार छोड़कर एक पहेली पूछने के लिए आया हूँ। राजा ने कहा, बोलो क्या पहेली है? मैं पूछना चाहता हूँ कि गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। यह सुनकर गुल नाम का वो राजा कहने लगा, ए खुदा के बंदे, मैं तुम्हें इस पहेली का हल तो बता दूंगा, परंतु बताने के बाद तुम्हारा सिर तलवार से काट लूंगा। बताओ तुम्हें मंजूर है? राजकुमार ने तुरंत उत्तर दिया, महाराज, मुझे मंजूर है। राजपाट के काम के बाद गुल नाम का वो राजा सभी दरबारियों को भेज देता है और राजकुमार को अपने पास बुलाकर कहता है, सुनो खुदा के ए बंदे, मैं तुम्हें गुल और मुसब्बर की कहानी सुनाता हूँ। गुल तो मेरा नाम है और मेरी रानी का नाम था मुसब्बर। एक दिन आधी रात के समय मैं अचानक अपनी नींद से जाग गया तो मैंने देखा कि मेरी रानी पलंग पर नहीं थी। पलंग को खाली देखकर मैं बड़ा ही हैरान और परेशान हुआ, परंतु मैंने दिन में रानी से इस बारे में कुछ भी नहीं पूछा। दूसरे दिन भी मैं जानबूझकर खर्राटे मारने लगा। रानी ने श्रृंगार किया और एक बर्तन में मिठाई भरी और अंधेरी रात में महल से निकल गई। मैं भी तलवार लेकर दबे पांव उसके पीछे पीछे चल पड़ा। लोंगी नाम की एक कुतिया भी मेरे पीछे चल पड़ी, जो कि मेरी पालतू थी। रानी शहर से बाहर एक साधु की कुटिया में चली गई। मैं छुपकर कुटिया के बाहर बैठ गया। रानी के अंदर जाते ही साधु ने बड़े ही रौब से कहा, तुमने इतनी देर क्यों कर दी? इसी पल मेरी कुटिया से बाहर हो जाओ। रानी ने हाथ जोड़कर कहा, मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। मुझे ये सुनकर बड़ा ही क्रोध आया और मैंने साधु पर तलवार से वार किया। असल में वो साधु तंत्र मंत्र जानता था और रानी के उसके साथ संबंध थे। साथ ही रानी उससे तंत्र मंत्र की शिक्षा भी ले रही थी। साधु ने अपनी शक्ति से मुझे नीचे गिरा दिया और मुझ पर हमला करने लगा। तभी मेरी पालतू कुतिया, जो कि मेरे पीछे पीछे आ रही थी, उसने पीछे से आकर साधु की टांग पकड़ ली और मैंने मौका पाते ही अपनी तलवार से साधु का वध कर दिया। स्त्रियों पर तलवार से वार करना वीरों को शोभा नहीं देता, इसीलिए मैंने उसी पल रानी को आदेश दिया कि हे रानी, मेरे राज्य से बाहर निकल जाओ, मैं इसी वक्त तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अपनी बात सुनाते हुए गुल राजा की आंखें लाल हो रही थीं। उसने कहा, मुसाफिर, ये है जो गुल ने मुसब्बर के साथ किया और मुसब्बर ने गुल के साथ किया। अब तुम ऐसा करो कि तुम्हें जो खाना पीना है खा लो। तुम परदेसी हो, तुम्हारा सिर मैंने कल सुबह काटना है। राजकुमार ने कहा, मैंने कुछ खाना नहीं खाना, परंतु मेरे दिल में एक इच्छा है कि मैं महल पर चढ़कर एक हुक्का पीऊं। गुल राजा ये बात मान गया। उसने आज्ञा देकर एक हुक्का तैयार करवाया और राजकुमार महल की छत पर चढ़कर हुक्का पीने लगा। तभी राजकुमार ने अपने पास छुपाया हुआ हंस का वो पंख निकाला और हुक्के की आग से उसे जला दिया। उसी समय वो हंस तेजी से राजकुमार के पास आ गया। उसने राजकुमार से कहा, तुम किसी मुसीबत में हो? राजकुमार ने कहा, क्या तुम मुझे यहाँ से ले जा सकते हो? हंस ने उसे शीघ्रता से अपनी पीठ पर बिठाया और वहां से उड़कर महल से बहुत दूर जंगल में जा पहुंचा। गुल राजा उसका मुंह ही ताकता रह गया। उसका कोई भी जोर न चल सका। राजकुमार के कहने पर हंस ने राजकुमार को उस महल के पास उतारा और नमस्कार करके वापस चला गया। राजकुमार उस बुढ़िया के पास गया और बोला, बताओ ढोल कहाँ पर है? बुढ़िया ने ढोल की तरफ इशारा किया। राजकुमार ने जोर से ढोल बजाया तो महल के दरवाजे खुले। राजकुमार भीतर चला गया।
अंदर बैठी सुंदर रानी ने एक बार फिर से राजकुमार से वही पहेली पूछी और सोचने लगी कि ये मेरा नया शिकार है। रानी ने कहा कि यदि तुम इस पहेली को हल करते हो तो तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगी। परंतु राजकुमार ने कहा, मुझे ये शर्त मंजूर नहीं है। मेरे घर पर पहले से ही मेरी रानी है, मुझे विवाह की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ सिर की बाजी लगाना चाहता हूँ। यदि मुझसे ये पहेली हल ना हुई तो तुम मेरा सिर कलम कर देना, नहीं तो मैं तुम्हारा सिर कलम कर दूंगा। रानी ने सोचा कि गुल मुसब्बर की कहानी इसको क्या पता होगी। इसका पता तो सिर्फ मुझे अथवा मेरे पति गुल राजा को है। रानी ने पहेली बताई कि बताओ गुल ने मुसब्बर के साथ क्या किया और मुसब्बर ने गुल के साथ क्या किया। राजकुमार ने गुल और मुसब्बर की सारी कहानी उस रानी को सुना दी और फिर उसके बाद राजकुमार ने म्यान से तलवार निकाली। उसके दिल में अपने भाइयों का प्रतिशोध लेने का क्रोध भर आया। उसने कहा, पापिन रानी, मैं तुम्हारा सिर काटने लगा हूँ। तुम तंत्र मंत्र जानती हो, वास्तव में बताओ कि तुम कौन हो। अब रानी के पांव के नीचे से जमीन खिसकने लगी। वह थर थर कांपने लगी। उसके सिर पर लटकती हुई तलवार को देखकर उसके आंसू बहने लगे। आज उसे अपने सभी गुनाह याद आ रहे थे। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, राजकुमार, मैं ही मुसब्बर हूँ, तुम मेरी जिंदगी बख्श दो। राजकुमार ने गरज कर कहा, पापिन रानी, तुमने जितने सिरों को काटा है उस हिसाब से तुम्हें जीवन दान कभी नहीं मिल सकता। राजकुमार, जो कि प्रतिशोध की अग्नि में जल रहा था, उसने एक ही झटके में रानी का सिर काट दिया। रानी का सिर काटते ही मानो चमत्कार हो गया। जितने भी सिर रानी ने काटे थे वे सभी लोग जिंदा हो गए, जिनमें राजकुमार के भाई भी थे। रानी का सिर काटते ही देखते वहां ना तो कोई महल बचा और ना ही चरखा काटती हुई कोई बुढ़िया और ना ही वहां पर कोई ढोल था। ये सब रानी द्वारा ही अपने तंत्र मंत्र से रचा गया था और उसके मरते ही सब गायब हो गया। राजकुमार अपने भाइयों को लेकर अपने देश खुशी खुशी वापस लौट गया। प्रीतमपुर गांव का रहने वाला किसान सत्तू, जिसके घर में कोई संतान नहीं थी, उसके विवाह को कई साल गुजर चुके थे। वैसे तो सत्तू के घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु संतान की कमी दोनों पति पत्नी को दुखी कर देती थी। संतान के लिए सत्तू ने सारे उपाय किए, मंदिरों में माथा टेका, साधु संतों की सेवा की। आखिरकार भगवान ने उसकी सुन ही ली। उसके घर एक सुंदर बालक ने जन्म लिया। ऐसा सुंदर बालक मानो कि कोई फूल हो। बच्चा पैदा होने की खुशी में सत्तू ने पूरे गांव को दावत दी। जब बालक अभी 2-3 दिन का ही था और माँ उसके साथ खेल रही थी, तो अचानक माँ ने महसूस किया कि बालक के मुख से कुछ सुगंध आ रही है, परंतु अगले ही पल वो सुगंध गायब हो गई। माँ ने अपना वहम समझा, परंतु कभी कभी जब वह बच्चे के साथ खेलती तो उसने गौर किया कि बच्चा जब जब हंसता है तो उसके मुख से चमेली के फूल की खुशबू आती है। उसने ये बात अपने पति को बताई। पहले तो सत्तू ने अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं किया, परंतु जब उसने खुद भी अनुभव किया कि बच्चे के हंसने पर उसके मुख से चमेली की खुशबू आती है, तो वह भी आश्चर्यचकित रह गया। अपने बच्चे के इस विशेष गुण पर पति पत्नी बहुत ही खुश थे। आखिरकार उन्होंने बच्चे का नाम रखा चमेली राजा, क्योंकि उसके हंसने पर चमेली की खुशबू जो आती थी। धीरे धीरे ये खबर आस पड़ोस के लोगों को पता चली और चमेली राजा की प्रसिद्धि आसपास के गांव में तो क्या, पूरे राज्य में फैल गई। धीरे धीरे चमेली राजा बड़ा होने लगा। वो जहां भी जाता उसके विशेष गुण के कारण लोग उसका बड़ा ही सत्कार करते। समय बीतता गया। चमेली राजा अब जवान हो चुका था। वह किसान का बेटा था, इसीलिए खेती किसानी करके ही अपने माता पिता का निर्वाह करता था। एक सुबह की बात है, जब चमेली राजा अपने खेतों में काम कर रहा था तो अचानक कुछ सैनिकों ने उसे घेर लिया और कहा कि उसे राज्य के राजा ने बुलाया है।
चमेली राजा इस अचानक हुई घटना से घबरा गया। उसने पूछा, आखिरकार मेरा कसूर क्या है जो आप लोग मुझे राजा के पास ले जाना चाहते हो? वो हम नहीं जानते। हमें तो राजा की आज्ञा है कि तुम्हें पकड़कर उनके सामने पेश किया जाए। डरे और घबराए हुए चमेली राजा को राजा के सैनिक ले गए और राजा के सामने पेश कर दिया गया। राजा ने बड़े ही स्नेह भाव से कहा, हमने सुना है कि तुम जब हंसते हो तो तुम्हारे मुख से चमेली की सुगंध निकलती है और पूरे वातावरण को महका देती है। हम तुम्हारे इस गुण की पुष्टि करना चाहते हैं और साथ ही साथ ये आश्चर्यचकित घटना देखना भी चाहते हैं। इसीलिए हमारा आदेश है कि तुम हंसो। चमेली राजा एकदम से सन्न रह गया। उसने ये कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का आदेश उसे मिलेगा। उसने अनेक प्रयत्न किए किंतु विफल रहा। हंसी आई ही नहीं। वो क्या करे? हंसी प्राकृतिक रूप से अपने आप ही आनी चाहिए, तभी चमेली की सुगंध फैलती है, वरना नहीं। राजा ने उसे अनेक प्रकार से उत्साहित किया, धन और इनाम का लालच भी दिया, परंतु चमेली राजा को हंसी नहीं आई। अब महाराज को क्रोध आने लगा। उन्होंने कहा, या तो तुम मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो या फिर तुम में कोई विशेष गुण नहीं है और तुम्हारे बारे में सब बातें झूठी हैं। खैर, कारण जो भी हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी और कारागार में रखा जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि इसे नगर से बाहर बने हुए विशेष कारागार में बंद कर दिया जाए और पहरेदारों को खबरदार कर दिया जाए कि यदि किसी कारण से इसे हंसी आ जाए तो तुरंत मुझे सूचना दी जाए। सैनिकों ने चमेली राजा को नगर के बाहर बने हुए एक विशेष कारागार में बंद कर दिया। चमेली राजा बेचारा कारागार में बंद बहुत ही उदास था। वो सोचने लगा कि उसे कभी आशा भी न थी कि जिस गुण के कारण उसे सभी जगह सम्मान मिलता है, आज उसी गुण के कारण उसे कारागार में सड़ना पड़ रहा है। बेचारा सारी रात कारागार में करवटें बदलता रहा। उसे नींद नहीं आई। कारागार के पास ही एक झोपड़ी थी। उसमें कोई युवक रहता था। कारागार की खिड़की से वो झोपड़ी साफ दिखाई देती थी और वहां की आवाजें भी सुनाई देती थी। अब चमेली राजा को कारागार में कोई काम तो नहीं था, तो अक्सर वह खिड़की से उस झोपड़ी को देखता रहता। अगली रात को उसने देखा कि जब घना अंधकार छा गया तो महल की तरफ से कोई औरत उसकी झोपड़ी में आई। औरत की वेशभूषा से लगता था कि वो रानी है। जब चमेली राजा ने उसे गौर से देखा तो वह रानी ही थी। रानी ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया और झोपड़ी के अंदर चली गई। रानी रोज उस झोपड़ी में आती और रात के अंतिम प्रहर में वापस लौट जाती। चमेली राजा उस युवक का चेहरा तो नहीं देख पाता था, किंतु दीपक के प्रकाश में इतना अवश्य पता चलता था कि वो हमेशा रानी का इंतजार करता था। चमेली राजा ने सोचा कि महाराज को ये बात बता देनी चाहिए, परंतु अपने प्रति महाराज के व्यवहार को देखकर वह चुप ही रहा। एक रात की बात है, रानी को आने में कुछ देर हो गई। युवक झोपड़ी के अंदर कुछ बेचैन सा इधर उधर चक्कर काट रहा था। जब रानी आई तो उसने क्रोध में उसे मारना शुरू कर दिया। रानी चुपचाप मार खाती रही। कहते हैं, प्यार में प्रेमी की मार भी फूलों सी लगती है। कुछ प्रेमिकाओं को तो प्रेमी की मार भी आनंदित करती है। खैर, जब युवक का गुस्सा शांत हो गया तब रानी ने उसका हाथ पकड़कर बैठाया और साथ में लाई हुई मिठाइयाँ उसे खिलाने लगी। युवक को अपने क्रोध पर अब पछतावा हो रहा था। उसने रानी से कहा, मुझे माफ कर दो प्रिय, मिलन में विलंब से मेरी बुद्धि खराब हो गई थी और मैंने तुम्हारे फूलों जैसे शरीर को क्षति पहुंचाई। रानी ने कहा, नहीं प्रियतम, क्षमा नहीं मांगो। तुम्हारे लात घूंसों और हाथों के स्पर्श से मुझे असीम आनंद की अनुभूति होती है। मुझे लग रहा था मानो मैंने सारे जहां की सैर कर ली। झोपड़ी के पिछवाड़े एक धोबी बैठा हुआ था। युवक तथा रानी की बातों को वो सुन रहा था। असल बात ये थी कि उस धोबी का गधा खो गया था। उसे ढूंढते ढूंढते जब वह थक गया और सुस्ताने के लिए झोपड़ी के पिछवाड़े जा बैठा,
उसने जब रानी के मुंह से सुना कि मैंने सारे जहां की सैर कर ली तो वह चौंक उठा। धोबी को लगा कि इस औरत ने जब सारे जहान की सैर कर ली है तो अवश्य ही कहीं ना कहीं उसका गधा भी देखा होगा। वह उठकर झोपड़ी के दरवाजे पर आया और दस्तक देने लगा। दरवाजा रानी ने खोला। धोबी उससे कहने लगा, आपने सारे जहां की सैर की है, यदि कहीं पर मेरा गधा देखा हो तो बताने का कष्ट करें, मैं उसे ढूंढने में अपने आप को असमर्थ पा रहा हूँ। चमेली राजा कारागार की खिड़की से ये सारा तमाशा देख और सुन रहा था। धोबी की बात सुनकर वह खिलखिलाकर हंसने लगा। इतना हंसा कि हंसी रुकने का नाम ही ना ले। जब प्राकृतिक हंसी का फुवारा फूटा तो चारों तरफ चमेली की सुगंध फैलती चली गई। पहरेदार तुरंत राजमहल की तरफ दौड़े और महाराज को ये खुशखबरी सुनाई। ये चमत्कार देखने के लिए स्वयं महाराज और राजमहल के लोग कारागार की तरफ दौड़ पड़े। इसके बाद अगले दिन महाराज ने चमेली राजा को अपने दरबार में प्रस्तुत होने का आदेश दिया। जब चमेली राजा महाराज के सामने आया तो महाराज ने उससे उसके हंसने का कारण जानना चाहा। चमेली राजा बिल्कुल चुप रहा, परंतु बार बार राजा के कहने पर उसने कहा, महाराज, यदि आप मेरी जान की सलामती का वचन दें तो मैं आपको पूरी घटना बता सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, हम वचन देते हैं, तुम पूरी बात हमें बताओ। इसके बाद चमेली राजा ने सारी घटना विस्तार से महाराज को कह सुनाई। सारी घटना सुनकर महाराज को अपने व्यवहार पर पश्चाताप हुआ। उसने चमेली राजा को कैद से मुक्त कर दिया और बहुत सा इनाम देकर सम्मान पूर्वक उसे विदा किया। अपनी रानी को दूसरे पुरुष से संपर्क रखने के कारण कारागार में डाल दिया। अब चमेली राजा के पास बहुत सी धन दौलत थी और वह अपने माता पिता के पास आ गया। कुछ दिनों बाद ही चमेली राजा का विवाह एक बड़ी ही सुंदर युवती से कर दिया गया और वह आनंद पूर्वक अपना जीवन बिताने लगा। आपको नई नई और दिलचस्प कहानियाँ मिलती हैं। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पृथ्वीपुर राज्य पर राज करता था राजा मंगलसेन। मंगलसेन को अपने बागीचों में घूमने का बड़ा ही शौक था। उसे जब भी समय मिलता वो अपने बाग बागीचों की सैर करने को निकल जाता। प्रकृति के बीच में समय गुजारना उसे बड़ा ही अच्छा लगता था। एक दिन वह जब अपने शानदार बागीचे की सैर कर रहा था तो उसने देखा कि एक बारहसिंगा उसके बागीचों में घुस आया है और वो इधर उधर दौड़कर बागीचे में लगे हुए फूल पौधों को तहस नहस कर रहा था। राजा को अपने बागीचे के पौधे और फूलों से बहुत ही लगाव था। ये दृश्य देखकर राजा आग बबूला हो गया। राजा मंगलसेन ने तुरंत अपने सैनिकों को आवाज लगाई कि वो बारहसिंगा को पकड़ें और राजा खुद भी बारहसिंगा का पीछा करते हुए दौड़ने लगा। बारहसिंगा बागीचे से बाहर आ गया और राजा ने भी उसके पीछे अपना घोड़ा दौड़ा दिया। मंगलसेन बारहसिंगा का पीछा करते करते अपने राज्य की अंतिम सीमा तक आ गया, परंतु वह बारहसिंगे को ना पकड़ सका। उछलता कूदता बारहसिंगा उसकी आंखों से ओझल हो गया। अब राजा मंगलसेन थक चुका था। उसकी वहां से आगे जाने की इच्छा नहीं हुई, सो वो वहीं पर रुक गया। मौसम बहुत ही गर्म था और राजा को प्यास भी लगने लगी। उसने नहाने की सोची। जब वो नहा रहा था तो एक चोर उसका घोड़ा और कपड़े लेकर भाग गया। चोर अपने पुराने कपड़े वहीं पर फेंक गया। राजा के लिए अब बहुत ही खराब हालत हो गई थी। अब वो क्या करता कि अपने महल में वो वापस कैसे लौटे, क्योंकि बिना घोड़े और बिना कपड़ों के लोग उसकी हंसी उड़ाएंगे। राजा ने वहां पर पड़े हुए चोर के पुराने कपड़े पहन लिए और अपने पड़ोसी राज्य को घूमने के विचार से राज्य की सीमा को पार करके दूसरे राज्य में चला गया। बहुत दूर तक राजा मंगलसेन चोर के कपड़ों में घूमता रहा। तभी उसकी नजर झाड़ियों में चमकती हुई एक वस्तु पर पड़ी। राजा ने तुरंत वो वस्तु उठा ली। ये वस्तु चमकता हुआ एक मोतियों का हार था, वह भी बहुत ही कीमती मोतियों का हार। राजा सोचने लगा, भगवान का लाख लाख धन्यवाद
जो ये मोतियों का हार मुझे मिल गया। अब मैं अपने लिए नए कपड़े और एक घोड़ा खरीद सकता हूँ। चलो चलकर इसे बाजार में बेचने की कोशिश करता हूँ। चलते चलते वह पड़ोसी राज्य के बाजार में जा पहुंचा। वहां वो एक सुनार के पास गया और कहने लगा, सेठ जी, क्या तुम मुझसे एक मोतियों का हार खरीदोगे? मेरे पास बेचने के लिए एक कीमती हार है। मैं एक नदी पार कर रहा था तो मुझे वहां पर यह हार मिला। सुनार बोला, दिखाओ तो कैसा कीमती हार है। राजा मंगल सेन ने वो हार सुनार को दिखाया तो हार को देखते ही सुनार चिल्ला पड़ा, अरे चोर, इसको तुमने कहां से चुराया? मैंने ऐसे ही 2 हार राजा साहब के लिए बनवाए थे, उसमें से एक पता नहीं कहां चला गया। जरूर तुमने ही ये चुराया होगा। चलो इसी समय राजा के दरबार में। नहीं सेठ जी, ऐसी बातें मत करो, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो ये हार पड़ा हुआ मिला था। परंतु सेठ ने उसकी एक ना सुनी और तुरंत अपना नौकर भेजकर कोतवाल को बुला भेजा। मंगल सेन ने कोतवाल के सामने भी अपनी बेगुनाही की बात कही, मगर उसे पकड़कर महाराज के सामने हाजिर कर दिया गया। जब मंगल सेन को महाराज के दरबार में लाया गया तो सुनार ने महाराज के सामने अपनी शिकायत रखी और मंगल सेन को चोर बताया। राजा ने मंगल सेन का पक्ष सुने बिना ही कहा, क्योंकि ये सुनार हमारे राज्य का एक सम्मानित व्यापारी है तो इसकी बात एकदम सच्ची मानी जाएगी, जबकि ये आदमी हमें कोई घुसपैठिया मालूम पड़ता है। इसीलिए इसे चोरी के अपराध में कारागार में डाल दिया जाए और ठीक 3 दिन के बाद इसके हाथ काट दिए जाएंगे। यही हमारे राज्य का कानून है। फैसला सुनकर मंगल सेन घबरा गया और दया की भीख मांगने लगा, परंतु किसी ने उसकी एक ना सुनी और उसे कारागार में डाल दिया गया। इस राज्य का राजा जितना बेरहम और अन्यायी था, उसकी रानी उतनी ही दयालु थी। जब रानी को ये सारी बात मालूम हुई तो उसने राजा से कहा, महाराज, आप इतना बेरहम हुक्म कैसे दे सकते हैं, जबकि इस मामले में कोई गवाह भी पेश नहीं किया गया और ना ही आपने उस अपराधी को अपना पक्ष रखने दिया। ये सुनार तो होते ही बदमाश हैं। आप तो जानते ही हैं कि ये पैसे के लिए कितना झूठ बोलते हैं और धोखा देते हैं। सच कहिए तो मुझे उस आदमी की बात पर पूरा विश्वास है। राजा ने उसे डांटते हुए कहा, जबान संभाल कर बात करो, तुम्हें राजकाज के मामलों में दखल देने का कोई हक नहीं है। रानी बोली, मैं चुप नहीं रहूंगी। कुछ दिनों से मैं दरबार में आपका खराब व्यवहार देख रही हूँ। आपके सलाहकार और मंत्री आपसे नाखुश हैं और आपकी जनता आपसे विद्रोह करने को तैयार है। अगर आप इसी रास्ते पर चलते रहे तो सारा राज्य बर्बाद हो जाएगा। रानी की बातें सुनकर महाराज का गुस्सा और भी भड़क गया, मानो आग में घी डाल दिया गया हो। उसने कहा, ठीक है, तुम्हें उस आदमी से इतनी हमदर्दी है तो मैं तुम्हें उसी के पास पहुंचा देता हूँ। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि रानी को भी उस चोर के साथ कैद खाने में डाल दिया जाए। सैनिक ये सुनकर चौंक पड़े। वे चाहते तो नहीं थे, परंतु राजा के हुक्म का पालन करना उनकी मजबूरी थी। सैनिकों ने रानी को मंगल सेन के साथ उसी कारागार में डाल दिया। मंगल सेन ने जब रानी को अपने कारागार में देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। रानी ने उसे पूरी बात बताई। अब मंगल सेन और रानी दोनों को ही एक दूसरे से हमदर्दी हो गई थी। वो रात दोनों ने जाग कर बिताई। कारागार के कुछ सैनिक रानी के वफादार थे, जबकि वो महाराज से नाखुश थे। अगली रात रानी अपने वफादार सैनिकों की मदद से मंगल सेन को साथ लेकर कारागार से फरार हो गई। दोनों भागकर राज्य से दूर एक जंगल में जा पहुंचे और झोंपड़ी बनाकर वहां रहने लगे। मंगल सेन को कारागार में बहुत ही यातनाएं दी गई थी, जिसकी वजह से वो अस्वस्थ रहने लगा था। रानी ने उसकी बहुत ही सेवा की, जब तक कि मंगल सेन ठीक नहीं हो गया। जल्दी ही रानी मंगल सेन को पसंद करने लगी। मंगल सेन ने भी रानी के प्यार का बदला प्यार से ही दिया और दोनों ने विवाह कर लिया। मंगल सेन जंगल से लकड़ियां काट कर बेचने लगा, जिससे कि वो अपना जीवन निर्वाह करने लगे थे। कुछ महीनों बाद मंगल सेन की पत्नी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। एक दिन की बात है, जब मंगल सेन की पत्नी जंगल में कुछ फल तोड़ने गई हुई थी
तो उसका पति और बच्चा सोए हुए थे। अपने बच्चे को वो मंगलसेन की निगरानी में छोड़ गई थी। घुटनों के बल चलते चलते बच्चा नजदीक के ही एक कुएं के पास जा पहुंचा और कुएं में गिर गया। जब मंगलसेन की आंख खुली तो बच्चे को वहां ना पाकर वह बहुत ही दुख हुआ। वह तो बिल्कुल पागल सा ही हो गया था और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा। कहने लगा, लगता है कि मेरे बच्चे को किसी जंगली जानवर ने खा लिया है। अब मैं क्या करूं? इसकी माँ को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? शाम के समय जब उसकी पत्नी जंगल से लौटी तो ये जानकर वह भी दुखी हुई कि उसका बच्चा वहां पर नहीं था। पर वह एक बहुत ही बहादुर और समझदार स्त्री थी, इसीलिए उसने खुद भी धीरज रखा और अपने पति को भी समझाया कि हमारी किस्मत में ऐसा ही लिखा हुआ था, आप दुख मत कीजिए। रात के समय मंगलसेन सो नहीं सका। वह अपने बच्चे के बारे में ही सोचता रहा और उसी को याद करता रहा। यह उसके लिए अच्छा ही हुआ कि वो सो ना पाया, क्योंकि रात के तीसरे पहर दो पक्षी उनके दरवाजे पर लगे हुए एक पेड़ पर आकर बैठ गए और आपस में बातें करने लगे। एक पक्षी ने कहा, दोस्त देखो दुनिया में कितनी मुश्किलें हैं, जरा देखो इस आदमी के साथ क्या हुआ। इसको अपना देश छोड़ना पड़ा और बेचारा दूसरे देश में भिखारी की तरह रह रहा है, जहां उसको बड़े अन्यायपूर्ण ढंग से सजा दी गई और अब यह अपने सुंदर से बेटे के दुख में परेशान भी है। इसका बेटा कल दोपहर से ही इस कुएं में गिर गया था। दूसरा पक्षी बोला, इन बेचारे लोगों को क्या क्या परेशानियां उठानी पड़ी, क्या इनके लिए कुछ किया नहीं जा सकता? हाँ, किया जा सकता है। अगर मंगलसेन इस कुएं में कूद जाए तो वह आसानी से अपने बच्चे को बचा सकता है, क्योंकि वो बच्चा अभी भी कुएं में जिंदा है। राजा मंगलसेन ने उन दोनों पक्षियों की बातें सुनी तो उसे सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ और खुशी भी हुई। जैसे ही सुबह हुई उसने अपनी पत्नी को जगाया और उससे रात वाली बात बताई और उसकी सलाह मांगी। रानी बोली, आप पक्षियों की बातें मानकर कुएं में कूद जाइए। राजा उसी समय कुएं में कूद गया और उसने अपने बच्चे की जान बचा ली। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब मंगलसेन और रानी सो रहे थे तो अचानक कुछ आवाज सुनकर वे चौंक गए। बाहर देखा तो कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर रखा था। वे भय के मारे कांपने लगे कि शत्रु राजा ने उन्हें फिर से पकड़ने के लिए सैनिक भेजे हैं। परंतु तभी मंगलसेन का एक पुराना मंत्री उसके सामने आया और अपने राजा को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज, आखिर हमने आपको ढूंढ ही लिया। उसे देखकर मंगलसेन बहुत ही खुश हुआ। तब मंत्री ने बताया कि उसने अपने गुप्तचरों की सहायता से मंगलसेन को ढूंढने में सफलता पा ली है और ये भी बताया कि उसके राज्य की जनता बेसब्री से मंगलसेन का इंतजार कर रही है। अब राजा अपनी पत्नी और बच्चे के साथ अपने राज्य वापस चला गया। मंगलसेन फिर से अपनी राजगद्दी पर बैठ गया और पहले की तरह ही राज करने लगा। गद्दी पर बैठते ही मंगलसेन ने सबसे पहला ये काम किया कि अपनी सेना को लेकर उसने उस राजा के ऊपर चढ़ाई कर दी जिसने उसके साथ बुरा व्यवहार किया था। इस युद्ध में मंगलसेन जीत गया और वो दूसरा राजा हार गया। शत्रु राजा मंगलसेन से दया की भीख मांगने लगा। शत्रु राजा ने बताया कि दुष्ट सुनार की वजह से उसने मंगलसेन के साथ ऐसा व्यवहार किया था, अब वह उसको जाते ही सजा देगा। शत्रु राजा को गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मंगलसेन को उस पर दया आ गई और मंगलसेन ने उसे माफ कर दिया और उसे छोड़ दिया। उसके बाद सारे राज्य में शांति और खुशहाली फैल गई। मंगलसेन अब अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक खुशहाल जीवन बिताने लगा। सारी प्रजा अपने राजा के साथ साथ नई रानी और उसके बच्चे को पाकर भी बहुत प्रसन्न थी। एक बार की बात है, एक राजा था। वह बहुत ही निर्दयी था। वह लोगों को बहुत ही सताता था। लोग उससे बहुत ही दुखी थे। उसके मन में जो आता राजा वो करता। अपने वहम और मन मर्जी से उसने कई घर उजाड़ दिए थे। अगर उसे वहम हो जाता कि ये आदमी ठीक नहीं है, वो या तो उसके हाथ पांव कटवा देता या उसे सूली पर चढ़ा देता। उसने इस प्रकार वहम में पड़कर
किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को सूली पर चढ़ा दिया, किसी के हाथ पांव कटवा दिए, किसी को उम्र कैद की सजा दे दी, किसी को देश निकाला दे दिया और किसी किसी का तो सारा परिवार ही कोलू में पिलवा दिया। सारी प्रजा उससे डरी और सहमी हुई रहती थी। एक दिन परमात्मा की इच्छा हुई, राजा सुबह सुबह उठा और अपने बगीचे में टहलने के लिए चला गया। बगीचा महल के पास ही था। राजा ने देखा कि पश्चिम दिशा की ओर से 4 हंस आए और आकर उसके महल के ऊपर बैठ गए। राजा का मन हुआ कि हंसों को करीब से देखा जाए। वह महल के करीब आ खड़ा हुआ और उन हंसों को देखने लगा। इतने में राजा क्या देखता है कि उन हंसों में से एक आदमी की आवाज में बोला, यहाँ पर है परंतु वहां पर नहीं। दूसरा हंस कहने लगा, वहां पर है परंतु यहाँ नहीं। तीसरा हंस बोला, यहाँ भी नहीं और वहां भी नहीं। और फिर अंत में चौथा हंस बोला, यहाँ भी है और वहां भी है। राजा उनकी बातें सुनकर परेशान हो गया। इतनी बातें करके हंस उड़ गए। राजा अपने महल में आया परंतु उसे चैन नहीं आ रहा था। उसे हंसों की बातें परेशान कर रही थी। राजा ने तुरंत अपने वजीर को बुलवा भेजा। वजीर दौड़ता हुआ आया और आते ही कहने लगा, बताइए महाराज, मेरे लिए क्या आदेश है। राजा बहुत ही परेशान था। उसने वजीर को सारी बात बताई कि किस प्रकार 4 हंस महल पर आकर बैठे और उन्होंने ये बातें कही और उड़ गए। राजा ने आगे कहा, मुझे समझाओ कि इन बातों का क्या अर्थ है। वह वजीर भी दुविधा में पड़ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह राजा को क्या बताए। वजीर कुछ देर तक सोच विचार करता रहा और फिर अंत में बोला, महाराज, इसके अर्थ का पता तो केवल पंडित जी ही लगा सकते हैं। वह अपनी विद्या के बल पर इन बातों का भाव बता सकते हैं। मैं आज ही पंडित को बुलाकर आपके सामने उपस्थित करता हूँ। ये कहकर वजीर ने अपनी जान बचा ली। अगले दिन पूरा राज दरबार सज गया। पंडित जी को बुलाया गया। वजीर ने सारे दरबार में उस घटना को विस्तार से बताया जो राजा के साथ घटित हुई थी। पंडित जी को कहा गया कि वह अपनी विद्या से देखकर बताएं कि इन बातों का क्या अर्थ है। सारा कुछ स्पष्ट से बताएं कि क्या ये अच्छे संकेत हैं या बुरे। पंडित जी ने अपनी सारी पुस्तकों को देखा, लाख यत्न किए, परंतु इन बातों के मर्म को ना जान सके। उन्होंने डरते डरते राजा से कहा, महाराज, इस काम के लिए मुझे कुछ समय लग सकता है। राजा ने पंडित को कहा कि मैं तुम्हें 1 महीने का समय देता हूँ। 1 महीने के भीतर मुझे इन सवालों का जवाब चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ तो तुम्हें मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। पंडित जी चिंता में पड़कर घर लौटकर आए। पंडित की पत्नी ने पूछा तो पंडित ने उसे सारी बात बताई। उसकी पत्नी भी ये सुनकर दुखी हो गई। 4-5 दिन पंडित जी घर पर ही बैठे बैठे इन प्रश्नों का उत्तर खोजते रहे और फिर वो इन सवालों के उत्तर खोजने के लिए गांव-गांव और शहर-शहर घूमने लगे। समय बीता। 28 दिन यूं ही बीत गए, परंतु पंडित को कोई सुराग ना मिला। थके हारे एक रात पंडित जी एक बुढ़िया के घर पर रुक गए। बुढ़िया अकेली थी, उसके कोई संतान भी नहीं थी। रात को उस बुढ़िया ने पंडित जी को उदास और परेशान सा देखा तो पूछा, पंडित जी, आप इतने दुखी क्यों हैं? किस बात की चिंता है आपको? पंडित जी ने उस बुढ़िया को सारी बात बताई। पंडित जी की बात सुनकर बुढ़िया जोर का ठहाका लगाकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे पंडित जी, आप इतनी सी बात पर दुखी होते हैं? कल ही चलो मेरे साथ अपने राजा के पास, मैं दूंगी इन प्रश्नों का उत्तर। पंडित ने हैरान होकर पूछा, सचमुच क्या तुम्हें इन प्रश्नों के उत्तर मालूम है? बुढ़िया ने कहा, हाँ हाँ बिल्कुल सच, मैं भला आपसे झूठ क्यों कहने लगी। दूसरे दिन वह बुढ़िया और पंडित जी चल पड़े। बुढ़िया के घर के पास ही एक वैश्या रहती थी। बुढ़िया ने उस वैश्या को भी अपने साथ ले लिया। वे तीनों आगे बढ़े। बुढ़िया के गांव में ही एक बहुत ही कंजूस सेठ रहता था। बुढ़िया ने सेठ से कहा, सेठ जी,
क्या आप महाराज से मिलने के लिए मेरे साथ चलेंगे? कंजूस सेठ बुढ़िया की बात मान गया और उसके साथ चल पड़ा। उसी गांव में एक और सेठ रहता था जो स्वभाव से बड़ा ही दयालु और दानी प्रवृत्ति का था। बुढ़िया के निवेदन करने पर वो सेठ भी उनके साथ चल पड़ा। अभी वे कुछ ही दूर गए थे कि सामने से एक साधु आता हुआ दिखाई दिया। दयालु सेठ ने जब उस साधु को देखा तो कुछ पैसे उस साधु को दक्षिणा के रूप में दे दिए। तब बुढ़िया ने साधु से आग्रह किया कि वह भी राजा के पास उनके साथ चल पड़े। साधु बड़ी ही खुशी से इस बात पर राजी हो गया और वह भी उन सब के साथ मिलकर राजा के महल की तरफ चल पड़ा। अब पंडित, बुढ़िया, दयालु सेठ, कंजूस सेठ, वैश्या और साधु ये सभी लोग राजा के दरबार की तरफ चल पड़े। जब वे सभी दरबार में पहुंचे, वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लगता था जैसे सारी प्रजा राजा के दरबार में आ गई है। सभी सोच रहे थे कि या तो पंडित बच जाएगा या फिर राजा सारे परिवार के सहित पंडित को सूली पर चढ़ा देगा। राजा दरबार में आ पहुंचा। सभी ने उसका स्वागत किया। राजा अपने सिंहासन पर बैठ गया तो वजीर को आदेश दिया कि पंडित को पेश किया जाए। पंडित जी उनके साथ वो बुढ़िया, वैश्या, साधु, कंजूस सेठ और दयालु सेठ को लेकर राजा के समक्ष प्रस्तुत हुए। राजा ने पंडित से पूछा, मेरे चारों सवालों के उत्तर तुम ले आए? पंडित ने हाँ में सिर हिलाया और कहा, आपके सवालों का जवाब ये बूढ़ी माँ देगी। राजा ने पूछा, बताओ इसका अर्थ क्या है? यहाँ है परंतु वहाँ नहीं। बुढ़िया ने अपने साथ आई हुई उस वेश्या की तरफ संकेत किया और कहा, महाराज इसका उत्तर ये वेश्या है। यह बुरे काम करके धन इकट्ठा करती है। इसे अगले जन्म में अपने बुरे कर्मों का फल मिलेगा और परलोक में भी ये अपने कर्मों का फल भोगेगी। इसीलिए इसका ये धन यहाँ पर तो है परंतु वहाँ नहीं है। राजा उसका जवाब सुनकर खुश हुआ। राजा ने दूसरा सवाल किया, वहाँ है परंतु यहाँ नहीं है। बुढ़िया ने साधु को उठाया और कहा, महाराज इसका उत्तर ये साधु है। इस जन्म में इसके पास कोई सुख सुविधा या धन धान्य नहीं है। यह प्रभु की भक्ति में लीन रहता है। धन के चक्कर में ये नहीं पड़ा, अच्छे कर्म करता रहा, इसीलिए इसके अच्छे कर्मों का अच्छा फल इसे अगले जन्म में मिलेगा। यानी इस जन्म में इसके पास धन नहीं है परंतु इसके अच्छे कर्मों का फल धन के रूप में इसे परलोक में मिलेगा। इसीलिए ये वहां पर है परंतु यहाँ पर नहीं है। राजा मुस्कुराया और कहने लगा कि अब मैं तीसरा प्रश्न पूछता हूँ। अच्छा तो ये बताओ, यहाँ पर भी नहीं है और वहां पर भी नहीं है। इस बार बुढ़िया ने कंजूस सेठ को खड़ा किया और कहने लगी, महाराज इसका उत्तर ये सेठ है। यह ना तो स्वयं खाते हैं और ना ही दान करते हैं। इसके पास बहुत धन है परंतु यह उसका उपयोग नहीं करता, बस उसे बचाने और बढ़ाने की ही इन्हें चिंता बनी रहती है। इसीलिए ना यहाँ पर है और ना वहां पर। अब राजा ने अपना अंतिम प्रश्न किया, अच्छा इसका अर्थ बताओ कि यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। इस बार बुढ़िया ने दयालु सेठ को आगे कर दिया। आपके इस प्रश्न का उत्तर ये सेठ है। यह खुले दिल से खाता है और खुले दिल से दीन दुखियों में अपना धन बांटता है, उनकी सेवा करता है। ये बड़ा ही दयालु है, धर्मपरायण है, दान पुण्य आदि कर्म करता है जिसका फल इसे परलोक में और अपने अगले जन्म में मिलेगा। इसीलिए ये यहाँ पर भी है और वहां पर भी है। सारी बातें सुनकर राजा की आंखें खुल गई। राजा ने खुश होकर बुढ़िया को बहुत ही धन दिया और साथ ही साथ पंडित जी की भी खूब तारीफ की। इस घटना का राजा के हृदय पर बहुत ही प्रभाव पड़ा। उसने भी अपने मन से निर्दयता निकालकर दयालुता को अपना लिया। अब वह बहुत ही दयालु, दान पुण्य के कर्म करने वाला, धर्म कर्म करने वाला बन गया था। अब वो दीन दुखियों की सेवा करने लगा। उसकी सारी प्रजा सुखी और प्रसन्न हो गई।